नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के चौथे पाठ सांवले सपनों की याद के शेष भाग को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक ज़ाबिर हुसैन जी हैं और अभी तक पाठ में हमने पढ़ा कि ज़ाबिर हुसैन सालिम अली अब नहीं रहे, तो ज़ाबिर हुसैन उन्हें याद करते हुए संस्मरण के रूप में यह डायरी शैली में लिख रहे हैं, अर्थात उनकी यादों को इस संस्मरण में संजो रहे हैं। पाठ की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। कायल का अर्थ होता है बच्चों प्रभावित करते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी अर्थात फैली हुई थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। सालिम अली को बर्ड वॉचर कहा गया है। बर्ड वॉचर वो होते हैं जो प्रकृति और पशु पक्षियों की खोज में, उनकी सुरक्षा में अपना जीवन बिताते हैं, और सालिम अली भी एक बर्ड वॉचर थे। यद्यपि पूरे पाठ में आपने बच्चों पढ़ा है कि सालिम अली जब भी पाए गए अपनी दूरबीन के साथ पाए गए, यानी अर्थात वह हमेशा उन पक्षियों की खोज, उन नए नए पक्षियों की खोज, उन पक्षियों की सुरक्षा में ही उन्होंने अपना जीवन बिताया। लेकिन ज़ाबिर हुसैन कहते हैं कि कभी कभी वह बिना दूरबीन के भी नज़र आते थे। ऐसा लगता था दूर क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, अर्थात एक बहुत ऊंचा स्थान। तो सालिम अली की नज़रें क्षितिज तक जाती थी और ऐसा लगता था कि उनकी नज़रों में वैसा ही जादू है जैसा कि प्रकृति को अपने घेरे में ले लेता है। यानी उनकी नज़रें प्रकृति के किसी भी रहस्य को पाने के लिए तत्पर रहती थी, अर्थात उनकी नज़रें ऐसी थी जो हमेशा प्रकृति के रहस्यों की खोज करती रहती थी और प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। सालिम अली, ज़ाबिर हुसैन जी कहते हैं कि सालिम अली ने अपना पूरा जीवन प्रकृति, पशु पक्षियों की खोज में, उनकी सुरक्षा में लगा दिया और उन्होंने कभी भी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आए, अपितु अपने खोजों के द्वारा, अपनी प्रकृति प्रेम के द्वारा उन्होंने प्रकृति के आजीवन प्रशंसक रहे, कायल रहे, प्रशंसक रहे, मुग्ध रहे उसकी प्रकृति के रहस्यों पर। उनके अनुसार प्रकृति अनेक रहस्यों से भरी हुई है और उनका सारा जीवन उन रहस्यों की खोज को पाने में चला जाता है। उनके अनुसार हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई है। प्रकृति में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, हंसती खेलती, रहस्य भरी, खोजों से भरपूर, रहस्यों से भरपूर एक दुनिया है जिसकी खोज में सालिम अली निकले थे। और इस खोज में उनकी जीवन साथी यानी उनकी पत्नी तहमीना ने उनको काफ़ी मदद पहुंचाई थी और यह तहमीना स्कूल के दिनों में भी उनकी सहपाठी रही थी। आगे बढ़ते हैं। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह के पास मिले। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाले पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने
उनकी आंखें नम कर दीं। संभावित खतरे जिनकी संभावना हो, अर्थात आगे आने वाले खतरे, और आंखें नम कर देना मीन्स उनकी आंखों में आंसू आ गए। सालिम अली ने बहुत सी यात्राएं की और अब उन्होंने एक केरल की साइलेंट वैली, केरल में एक जगह है साइलेंट वैली उस जगह का नाम है, और यह जगह बहुत ही सुंदर और प्रकृति से ओतप्रोत है, और इस जगह पर बहुत सारे पक्षी दूसरी जगह से आते हैं और यहाँ पर आकर प्रवास करते हैं, तो और थोड़े दिनों बाद चले जाते हैं, और यहाँ पर लोग उन पक्षियों को देखने के लिए और उस वैली की सुंदरता को देखने के लिए अनेक पर्यटक आते हैं। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के कारण उस साइलेंट वैली में क्या हो रहा था, वहाँ के पेड़ पौधे, प्रकृति का नाश हो रहा था, जिसे देख करके सालिम अली बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा कि इस रेगिस्तानी हवा के झोंकों के कारण ऐसा हो रहा है, और इस समस्या को लेकर वह उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। ठीक, चौधरी चरण सिंह भी गांव की मिट्टी से संबंध रखते थे, अर्थात गांव में पले बड़े थे, मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति थे, इसलिए वह पर्यावरण प्रदूषण के से अच्छी तरह से वाकिफ थे। जब सालिम अली ने अपनी सुंदर शब्दों में और दुखपूर्ण वाणी में उस साइलेंट वैली के प्रदूषण का वर्णन चौधरी चरण सिंह के सामने रखा, तो उससे वे आत्मविभोर हो गए और उनकी आंखें भी नम हो गई और उनकी आंखों में भी पानी आ गया। किस समस्या को लेकर? प्रकृति की इस आघात की समस्या को लेकर के, जिससे प्रकृति का आघात हो रहा है, प्रकृति प्रदूषण के कारण प्रकृति का नाश हो रहा है, उसे लेकर के सालिम अली बहुत ही परेशान थे। तो सालिम अली की जो चिंता थी वो, उसमें उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है, और पर्यावरण के प्रति उनकी जो चिंता की और व्याकुलता थी, और उन पर्यावरण के प्रति जो संभावित खतरे की प्रति दूरदर्शिता को उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भी उस समय महसूस किया और उनका ध्यान इस तरफ लाते हुए उनकी आंखें भी नम कर दी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी चरण सिंह भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो ज़ाबिर हुसैन कहते हैं कि अब सालिम अली नहीं रहे हैं और चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी जिंदा नहीं है। ऐसे में प्रकृति और पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? अर्थात ऐसा कौन बचा है जो इस पर्यावरण के प्रति इतनी संवेदना के साथ जुड़ा हुआ है और इनकी सुरक्षा के विषय में सोचेगा? हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कौन करेगा? हिमालय और लद्दाख ऐसे बर्फीले स्थान हैं जहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और फिर चले जाते हैं, और यदि पर्यावरण प्रदूषित होता गया तो इन पक्षियों की वकालत कौन करेगा? अर्थात वहाँ पर कोई भी पक्षी प्रवास के लिए नहीं आएगा। आगे देखिए, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। बच्चों, सालिम अली ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा, यानी जिसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा, उसमें उसका नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। तो इसका कारण था, एक फॉल ऑफ स्पैरो का मतलब होता है, फॉल मीन्स गिरना, यानी एक स्पैरो का, एक गौरैया का गिरना, यानी इसके दो अर्थ लेंगे हम यहाँ पर। एक गौरैया जो सालिम अली की एयर गन से नीचे गिर गई थी, और उसके बाद उस गौरैया को देख करके सालिम अली के मन में पक्षी प्रेम और पक्षियों के प्रति सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ, और उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया, प्रकृति को समर्पित कर दिया।
और दूसरा आप लेंगे फॉल ऑफ स्पैरो का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि लगातार घटती हुई संख्या, यानी पक्षियों की लगातार घटती हुई जो संख्या है, बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियों के लुप्त होने के कारण उन्होंने अपनी जो आत्मकथा थी उसका नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा। आप ये भी लिख सकते हैं। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस भी एक नेचर पोएट थे, प्रकृति प्रेमी थे। वो भी प्रकृति से संबंधित कविताएं और लेख लिखा करते थे और वो भी पूरी तरह उनका जीवन प्रकृति को समर्पित था। तो जाबिर हुसैन कहते हैं कि जब D.H. लॉरेंस की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा गया कि अपने पति के बारे में बताइए, तो फ्रीडा ने क्या कहा, सुनिए। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ कहना असंभव है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानती होगी। फ्रीडा ने ये इसलिए कहा था बच्चों कि फ्रीडा का कहना था कि जो लॉरेंस थे वह अपना ज़्यादातर समय प्रकृति को पर लगाया करते थे, प्रकृति की चीज़ों को देखने में और प्रकृति पर अनेक कविताएं और लेख लिखने में और प्रकृति की हर वस्तु में, हर चीज़ में, चाहे वो पक्षी हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, नदी हो, यानी उनका जीवन पूरा प्रकृतिमय था। तो इसलिए फ्रीडा ऐसा कहती है कि जो छत पर आने वाली गौरैया थी वह लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती थी, क्योंकि लॉरेंस अपना ज़्यादातर समय उसके साथ व्यतीत करते थे। यद्यपि मैं आजीवन उनकी संगनी रही, अर्थात मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में लॉरेंस समाये हुए हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि यद्यपि मैं पूरे जीवन भर उनकी संगनी रही, लेकिन मैं उनकी जीवन को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकती। यद्यपि वह गौरैया उनके बारे में मुझसे ज़्यादा जानती होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वह बहुत खुला और सादा दिल आदमी था। यानी लॉरेंस के बारे में बताया गया है कि वह बहुत ही सादे और खुले दिल व्यक्ति थे। बच्चों, यहाँ पर लॉरेंस और सालेम अली में समानता बताई गई है। लॉरेंस और सालेम अली दोनों ही प्रकृति से गहरा लगाव था उनका, दोनों का जीवन ही प्रकृतिमय हो चुका था और उनका जो स्वभाव था अत्यंत ही सीधा साधा और भोला भाला था। यानी दोनों का जीवन और स्वभाव बहुत ही सीधा था। यद्यपि हम लोग समझते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा नाम कमा लेते हैं दुनिया में, वो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही जटिल व्यक्ति होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह कहते हैं जाबिर हुसैन कि उनका जीवन बहुत ही सादा और प्रकृतिमय था, बहुत ही भोले भाले व्यक्ति थे दोनों, सालेम अली और D.H. लॉरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ऊपर चलते हैं। जटिल प्राणी। जटिल प्राणी वो होते हैं, कभी कभी हम जो व्यक्ति बहुत नाम कमा लेता है हम उन्हें बहुत ही जटिल प्राणी समझते हैं, अर्थात ये समझते हैं कि उसके अंदर वो कुछ अलग है उसके अंदर, जिसके कारण वो प्रसिद्ध हो गया है। परंतु जाबिर हुसैन यहाँ कहते हैं कि सालेम अली के साथ ऐसा नहीं है, वह केवल जटिल प्राणियों के लिए पहेली ही रहे हैं, वरन उनका जीवन बहुत ही सादा और सरल था। जटिल प्राणी समझते हैं कि महानता जटिलता में या विशिष्टता में या अनोखेपन में होती है, जबकि सालेम अली बिल्कुल सरल, सीधे और भोले मनुष्य थे। इसलिए सालेम अली का जीवन उन्हें पहेली के समान रहस्यमय प्रतीत होता होगा।
कि यह मनुष्य इतना सरल है तो यह महान कैसे हो सकता है। यह रहस्य है, यही जटिल प्राणियों के लिए पहेली बन गया था कि कोई मनुष्य इतना सरल होकर इतना महान कैसे बन सकता है। और सालिम अली को अपने जीवन में पक्षियों से प्रेम करने की, पक्षियों से के प्रति सुरक्षा करने की प्रेरणा उनकी उस गोरैया से मिली जो उनकी एयर गन से घायल हो गई थी। और उस गोरैया ने सारे जीवन उन्हें खोज के नए नए रास्ते प्रदान किए और वह ज़िंदगी की ऊंचाइयों में आगे बढ़ते गए। ज़िंदगी के रास्ते में वे एक क्षण के लिए भी फिर डिगे नहीं। वह लॉरेंस के तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए। प्रतिरूप का आशय होता है बच्चों बिल्कुल वैसा ही रूप, यानी रूप की वास्तविक छाया, एक जैसा रूप। यानी लॉरेंस यहाँ पर प्रतिरूप किसे कहा गया है? सालिम अली को लॉरेंस का प्रतिरूप कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार से लॉरेंस प्रकृति में थे, उनका जीवन प्रकृति में था, प्रकृति को समर्पित था, उसी तरह से सालिम अली का जीवन भी प्रकृति में था। यह समानता मैंने अभी आपको बताई है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वह नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? तो बच्चों, यहाँ पर सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सालिम अली का जो ज्ञान था एक टापू के समान सीमित नहीं था। उनका ज्ञान गहरे सागर के समान असीम और गहरा और विस्तृत था। इसलिए यहाँ पर सालिम अली के ज्ञान की तुलना एक टापू से न करके अथाह सागर से की गई है। अथाह सागर जिसका कोई अंत ना हो, बहुत अधिक विस्तृत। तो जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, यायावरी मीन्स घूमने की प्रवृत्ति, यायावर मीन्स होता है घुमक्कड़, और यायावरी मीन्स घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से परिचित थे, उन्हें पता है कि उन्हें लगता है कि आज भी सालिम अली किसी पक्षी की सुराग में निकले हैं, किसी पक्षी की खोज में निकले हैं और वह अवश्य लौटेंगे। सालिम अली तुम लौटोगे ना? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा था बच्चों क्योंकि लेखक सालिम अली के स्वभाव से भली प्रकार से परिचित थे। सालिम अली जब गले में दूरबीन लटकाए, कंधे पर बोझ टांगे पक्षियों के विषय में जानकारी प्राप्त करने निकलते थे, तो वे कुछ समय बाद दुर्लभ जानकारी प्राप्त करके लौट आते थे। लेखक को आज भी ऐसा लग रहा था कि सालिम अली किसी सफ़र पर गए हैं और उस सफ़र से भी वह लौट आएंगे। तो बच्चों, ये सांवले सपनों की याद एक संस्मरण जो एक सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के प्रकृति प्रेम, पक्षी प्रेम, पर्यावरण प्रेम को दर्शाता है। इस संस्मरण में आपने देखा कि किस प्रकार से उनकी एयर गन से एक गोरैया गिर जाती है और उनके जीवन की दिशा को ही बदल देती है और वह इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और जीवन भर प्रकृति को और प्रकृति के रहस्यों को जानने में अपना जीवन लगा देते हैं। सालिम अली पक्षी प्रेमी के साथ साथ पर्यावरण के भी प्रति चिंता आतुर हैं और पक्षियों की खोज में वे पर्वत, पहाड़, नदी, जंगल आदि में भ्रमण करते हुए अनेक जानकारियां प्राप्त करते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमेशा व्याकुल दिखते हैं और इससे दुखी होकर के पर्यावरण प्रदूषण के कारण इस समस्या को वह उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिलते हैं और अंततोगत्वा लंबी बीमारी, कैंसर नामक लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो जाता है। और सालिम अली ने पक्षियों और प्रकृति के प्रति जो प्रेम हमारे सामने प्रकट किया है और जो कार्य प्रकृति की सुरक्षा को लेकर किए हैं, उससे हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छी तरह से, यह संस्मरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने अगले पाठ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।